महोदय आपको टैब चाहिए? सदन की गरिमा को मेरा नमन। सदन पटल पर रखा गया विषय वाद विवाद। वक्ताओं का ये सदन सामाजिक पहचान के आधार पर सदनों के निर्माण की निंदा करता है। विषय के पुरजोर विपक्ष की। महोदय, हमें समझना है कि आज हम किन लोगों के सदन में बैठे हैं और उस आधार पर हमें जानना है कि आखिर वाद विवाद का उद्देश्य क्या है, वाद विवाद वक्ताओं के कर्तव्य क्या है, और उन कर्तव्यों को समझते हुए जो हमारा पक्ष बार बार इंक्लूसिविटी, समावेश की, एक नेशनैलिटी की बात कर रहा है, उन सभी आंकड़ों पे समझते हुए इस विषय की विवेचना करनी होगी। महोदय, हमें बात करनी है, बार बार कह के जाते हैं कि एक जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है वो भी चीज़ों को एक बेहतर तरीके से सोच के या एक रैशनैलिटी लाके उस विषय की विवेचना करके समाज में बदलाव लाता है। परंतु महोदय, यहाँ समझना है कि जैसे कि मेरे नेता विपक्ष बता के गए कि किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति की विचार आखिर बन कैसे रहे हैं, या वो व्यक्ति एक लंबे अरसे से किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो विचार बताते हैं कि आखिर उस व्यक्ति की विचारधारा बनी कैसे। यानी कि अगर वो किसी एक मेजॉरिटी अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मेजॉरिटी से जो अगर वो आ रहा है तो उसकी जो एक बुद्धिजीवी एक रैशनल थिंकिंग होगी वो मेजॉरिटी से ही मिलती हुई होगी, वो कभी माइनॉरिटी की तरफ नहीं देखेगा। और अगर हमें माइनॉरिटी की ओर देखना है, हम जो बात कर रहे हैं कि हम अगर वाद विवाद वक्ताओं के सदन में बैठे हैं तो हमारा काम है कि हर वर्ग की जो एक समस्या है या समाधान है उनकी विवेचना एक बड़े दृष्टिकोण में करनी है। और उन दृष्टिकोणों के लिए हमें समझना है कि कैसे ऐसे सदन बनाने वाद विवाद प्रतियोगिता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महोदय, फिर ये बात करते हैं कि जो एक एक्सटर्नल पार्टी है वो एक्सटर्नल पार्टी भी उन चीज़ों को समझती है। परंतु महोदय, इन्हें समझना है कि आप जिस एक्सटर्नल पार्टी की बात कर रहे हैं वो प्री कंसीव नोशन के साथ अपनी ज़िंदगी में आई है और वो एक डिबेटर बना है। परंतु जब वो किसी भी सदन में बैठ के, किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ग के सदन में बैठ के उस इंटरनल पार्टी की भावनाओं को और एक तर्कों को समझता है तो उसे समझ आता है कि आखिर जो एक प्री कंसीव नोशन लेके चल रहा था उसमें क्या अंतर है। महोदय, बात करते हैं कि डिबेटर का एक कोई स्टीरियोटाइप नहीं होता, वो तार्किक होता है, बुद्धिजीवी होता है। परंतु यहाँ इन्हें समझना है कि आखिर उसकी जो तार्किकता है, जो सब कुछ है, वो कहाँ से रहा है, वो समाज से आ रहा है। यानी कि वो बचपन से जिस समाज में पढ़ा है उसी समाज से उसने वो चीज़ें अर्जित की हैं। महोदय, फिर ये कहते हैं कि जो हम रैशनल थिंकिंग है हम उसके आधार पर जब विवेचना करते हैं तो हम एक बड़े दृष्टिकोण की तरफ जाते हैं। परंतु महोदय, दृष्टिकोण को ख़त्म ही तब कर देते हैं। ये कहते हैं कि आप दृष्टिकोण को डिफाइन कर देंगे तो आप कभी भी एक बेहतर रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। परंतु महोदय, इन्हें यह समझना है कि आप जिस इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, अगर मैं उदाहरण के तौर में बात करूँ, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति और एक पुराने समय से उसे लैंगिकता का ज्ञान नहीं है या उसने उस दायरे में रह के कभी लैंगिक व्यक्ति के भावनाएं या इमोशंस नहीं समझी, तो जब वो डिबेट में एक वक्ता के आधार पे जब खुद को फोर्स करता है कि आखिर एक जो हमसे अलग लैंगिक की जो अलग वर्ग का व्यक्ति है उसकी जो इमोशंस है और उसका जो एक बैकग्राउंड है, जब उसको समझता है तो हमें समझ आता है कि किस तरह से हम इस समाज को समावेश बनाते हैं। बात करते हैं युवाओं की कि युवा अगर आज एक वर्ग में एक सामाजिक पहचान में बढ़ जाएगा तो वो युवा कभी भी जो एक वक्ता का एक डिबेटर का काम है वो बदलाव समाज में नहीं ला सकता। परंतु महोदय, यहाँ हमें समझना है, आप जिस युवा के चेंज की बात कर रहे हैं उस चेंज को वो युवा तभी ला सकता है जब हर वर्ग के दायरे से इन चीज़ों को सोचें। अब महोदय कहते हैं कि सोशल प्रॉब्लम को लॉन्ग लास्टिंग तरीके से हल कर सकते हैं जब आप उस सोसाइटी बिलीफ सिस्टम को समझें। जब तक आप उस सोसाइटी बिलीफ सिस्टम को समझेंगे नहीं तो आप सोशल प्रॉब्लम को नहीं हल कर सकते। फिर ये मानना है कि किसी भी सामाजिक पहचान के सदन में आते ही रैशनैलिटी समाप्त हो जाती है। परंतु महोदय, रैशनैलिटी आती कब है? अगर एक व्यक्ति एक हिंदू परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति एक लंबे अरसे से उसी आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है और माइनॉरिटी में जो धर्म है या वर्ग है उसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं है, वो व्यक्तिगत जीवन में अपने हिंदुत्व को और अपनी हिंदू आइडियोलॉजी को ही ठीक समझ रहा है।
परंतु जब वो एक डिबेटर के तौर पे एक वर्ग में रह के इन चीज़ों पे विवेचना करता है और खुद को फोर्स करता है कि माइनॉरिटी की जो विचारधारा है या किसी भी धर्म जैसे पहलू पे जब उसे बात करनी है तो वो अपनी रैशनैलिटी को किस तरह से बनाए। महोदय फिर ये कहते हैं कि व्यक्ति का विवेक भी समाज से आता है और ये विवेक अपने आप में मेजॉरिटेरियन होता है महोदय, क्योंकि व्यक्ति की जो एक पहचान है, जो एक सोशल बिलीफ है और जो हम बात करते हैं कि विवेक की, जो एक कौशल की बात करते हैं, जो चेंज की बात करते हैं, वो समाज से आता है। महोदय हम जिस अब बात कर रहे हैं, हम जब वक्ताओं की वाद विवाद वक्ताओं की, तो वो उस एज में होते हैं जहाँ पर उन्हें अपनी एक आइडेंटिटी बनानी होती है, अपना एक व्यक्तित्व बनाना होता है। और ऐसे में अगर वो उस व्यक्तित्व में अगर एक दायरे में रह के अपनी हर चीज़ को सोचेंगे तो उनका व्यक्तित्व उसी एक जो आप जो बुद्धिजीवी और तार्किकता की बात कर रहे हैं वो उसी आयाम तक रह जाएगा। ऐसे वर्ग उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आप जो हैं आप उस दायरे से बाहर निकलते हुए भी चीज़ों को सोच सकते हैं। जब तक आप किसी सामाजिक पहचान को अंदर से नहीं समझेंगे उसके लिए उसे इर्रेशनल बताना आसान है, क्योंकि आपने कभी उस दायरे पे या उस धरने पे खड़े होकर उन चीज़ों को नहीं समझा। चाहे हम धर्म की बात करें, चाहे हम लैंगिकता की बात करें, चाहे हम जाति की बात करें, किसी बालक के परिवार में अगर एक लंबे अरसे से पितृसत्ता उसने देखी है, उसके विचार में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही बसा हुआ है कि नारी यहीं तक सीमित है और यहीं तक हमें इसकी विवेचना करनी है। परंतु जब वो यहाँ आके, जैसे कि मेरे नेता विपक्ष भी कहते हैं, जब वो यहाँ आके देखता है कि आखिर नारीवादी की पहचान, ये कहते हैं कि मेल इंटेलेक्चुअल जो होता है वो भी समझता है। नहीं महोदय, मेल इंटेलेक्चुअल अपनी मेजॉरिटी की जो विचारधारा है उसको समझते हुए इंटेलेक्चुअल तो बना, परंतु अगर नारीवादी की या एक नारी की स्थिति को समझना है या उसे क्या चीज़ें करनी होगी, उन सभी को समझते हुए इन वर्गों में डिबेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। महोदय, इंक्लूसिविटी तब आएगी जब आप उस दृष्टिकोण से सोचेंगे, जब आप उस दृष्टिकोण से सोचेंगे और उसे रैशनल महोदय, इंक्लूसिविटी या समावेश की जब हम बात करते हैं वो तब आती है तब जब हम उन चीज़ों को एक धर्रे पे सोचते हैं। महोदय, अगर कोई व्यक्ति एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अपने आप को बुद्धिजीवी बता रहा है या तार्किक बता रहा है, उसके हिसाब से वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेस्ट है, परंतु जब ऐसे सदनों में आके वो अलग अलग आइडियोलॉजीज पे और चीज़ों पे विवेचना करता है तो उसे समझ आता है कि पक्ष और विपक्ष के दायरे में आखिर जो एक परिणाम निकलता है वो बताता है कि किस तरह से आप एक समाज को इंक्लूसिव, समावेशी और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम इंसान की बात करते हैं वो तभी होती है जब हम इन सभी वर्गों पे और जो ये सदन बनाए जाते हैं, इन सदनों को बनाकर उस व्यक्ति को मजबूर करें कि आप उन चीज़ों के लिए भी सोचें जिन चीज़ों को आप कभी छू नहीं रहे हैं। बुद्धिजीवी केवल व्यक्ति किताबें पढ़ने से, समाज में रहने से नहीं होता। समाज अगर आपको आप जिस एक बुद्धिजीवी या तार्किक व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो पूर्णतः बुद्धिजीवी या रैशनल तभी बन सकता है जब सभी पहलुओं, जिन सामाजिक पहचानों की हम बात कर रहे हैं उन पे, इन विषयों पे विवेचना करें। किसी सामाजिक पहचान के कैरेक्टरिस्टिक को समझना, उसकी विशेषता को समझना है। स्टीरियोटाइप प्रमोट नहीं करता, किसी भी सामाजिक स्टीरियोटाइप प्रमोट नहीं करता। धन्यवाद। 2 मिनट का सामान्य समय प्रश्नोत्तरी तैयार करने के लिए। फाइनल में जाता अब परिणाम देखो
बलिराम तो होता है ना सब स्टूडियो टाइप ऑनलाइन है ना ऑफलाइन मिरिंडा ही निकलता है मुझे उन्हें बता दें लड़ जाएगा नहीं वो लास्ट में बोल रही है वो एक लाइन बोल के आए हैं उस इमोशन से वैसे आए हैं कौशल वही खिलाने से सोच के बोल के जाएगी अब हमने तो पूरा किया तो खाना 3 मिनट का क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा। विपक्ष पक्ष के किसी भी नेता को आमंत्रित करें प्रश्नोत्तरी के लिए। अभी नंबर बता बन रही है 30 सेकंड के बाद आप प्रश्न नहीं पूछ सकते जी। क्या समाज में प्री कंसीव नोशन होता है? समाज में सोशल कंडीशनिंग होती है। एक साक्षर शिक्षित व्यक्ति भी प्री कंसीव नोशन से गुजरता है। साक्षर और शिक्षित व्यक्ति के पास में ये योग्यता होती है कि उसकी कंसीव नोशन पे तार्किक बिंदु निकाल। क्या एक औसत व्यक्ति है जैसे हम एक ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है या जिसे हम आमतौर पर इंटेलेक्चुअल कहते हैं वो भी कुछ प्रेडिक्ट से होल्ड करता है। देखिए पहली बात माइक में बोले इंटेलेक्चुअल किसी को कहते हैं तब जब वो पूर्णतः रैशनल या तार्किक होता क्या केवल एक इंटेलेक्चुअल के सदन में बैठने से व्यक्ति अपनी प्रेजुडिसेस को इमीडिएटली छोड़ देता है? है। इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कहलाए गए तब जब इंटेलेक्चुअल का टाइटल ही तक मिलता है वो टैग करता है जब वो रैशनल हो जाता है। क्या रैशनैलिटी भी अपने आप में मेजॉरिटेरियन हो सकती है? रैशनैलिटी पूरी तरह लॉजिकल है। अगर आप एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम से आते हैं तो आपका जो जस्टिस का पैमाना होगा वो भी उस बिलीफ सिस्टम से प्रभावित होगा। बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है अपने आप में। मैं अगर रैशनल हूँ या मैं इंटेलेक्चुअल हूँ तो मैं लॉजिकल बेसिस पे एनालाइज करूँ कि जो मान्यताएं हैं वो तार्किक है या नहीं। जस्टिस का एक कल्चरल कंपोनेंट होता है? क्या जस्टिस का एक कल्चरल कंपोनेंट होता है? जस्टिस का कल्चरल कंपोनेंट के पीछे एक लॉजिकल आर्गुमेंटेशन होता है। कल्चरल कंपोनेंट को समझने के लिए आपको उस कल्चर को समझना होगा, उस सोशल बैकग्राउंड के उस कल्चर को समझना होगा बट कल्चर के प्रॉपर रैशनल समझ जाइए। उत्तर पूर्ण कर लीजिए। कल्चर को समझना होगा पर उसके साथ अन्य आयाम भी समझने होंगे जो कि उस कल्चर जिस एस्पेक्ट पे कल्चर इफेक्ट कर रहा है वहाँ पे इफेक्ट है। सदन में बैठोगे तब आप उस कल्चर को बेहतर तरीके से समझ सकोगे। ये तो अपने आप में अजम्पशन है, हम कल्चर के अंतर्गत बन जाएंगे। क्या आप मानते हो कि जस्टिस यूनिफॉर्म होना चाहिए? जस्टिस यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म जस्टिस होता है तो हम किसी विशेष धार्मिक या फिर जातीय समूह के लिए कोई एक्सेप्शन क्यों देते हैं? जस्टिस यूनिफॉर्म होना चाहिए तो किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के लिए हम लॉ में एक्सेप्शन क्यों देते हैं? बात तो यही है ना कि ये भी अपने आप में बात मुद्दा है कि आप जब अपने आप में जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम या जो एक अपने आप में आइडेंटिटी का फ्रीडम है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। और जिस रिलीजन के अंदर वो प्रैक्टिस वैलिड है आप उसको क्या तब तक नहीं समझ सकते जब आप उस रिलीजियस पर्सन के आइडिया से उसको अप्रोच करते हो? रिलीजियस पर्सन के आइडिया से जब आप अप्रोच करेंगे तो अपने आप में आपको उन सभी मान्यताओं को मानना पड़ेगा तब कहीं जाके आप मान्यताओं को मानना और उसे समझना दो अलग चीजें होती हैं। देखिए आप ये देखिए ना कि अपने आप में आप उसको चैलेंज तब कर पा रहे हैं जब आप चैलेंज कब करोगे? जब आप समझते हो। ठीक है उत्तर पूर्ण कर लीजिए। आप स्थिति की बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कंडीशन को समझना, उस समझने के लिए मुझे उस सदन में बैठकर उस व्यक्ति की भांति बिहेव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सामान्य बुद्धिजीवी के रूप में उस चीज को समझ क्या एक सामान्य बुद्धिजीवी, अंतिम प्रश्न है मेरा, क्या एक सामान्य बुद्धिजीवी जो ना उस अपब्रिंगिंग से आया है, जो ना उस बिलीफ सिस्टम से वाकिफ है, ना ही जो उसे प्रैक्टिकल तरीके से समझा है, क्या वो उसका हल निकाल सकता है, उसका समाधान निकाल सकता है? बिल्कुल संभव है। यदि मैं समाधान बहुत आर्टिफिशियल समाधान नहीं होगा। उत्तर दे रहा हूँ। मैं अगर उस अपब्रिंगिंग से नहीं आया हूँ, सपोज मैं मैनुअल स्कैवेंजरिंग की बात करूँ कि अगर उन लोगों को एक तुच्छ नजरों से देखा जाता है तो मैं तार्किक रूप से बोल सकता हूँ कि क्योंकि वो एक निर्धारित काम कर रहे हैं इस वजह से वो महोदय प्रश्न नहीं। या अंतिम प्रश्न दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। नहीं, मैं बस मिड ऑफ क्वेश्चन क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हो जाए तो जिन नजरों से देखा जा रहा है, अगर मैं वो ना पढ़ा रहा हूँ कि जो ट्रीटमेंट जिस प्रकार का हो रहा है
वो तार्किक सही है या गलत है, तो जरूरी नहीं कि मुझे मैनुअल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी जाके, या मुझे उसका बेस करना पड़ेगा जाके, वो मैं बाहर से देख के एनालाइज करके सोल्यूशन दे सकता हूँ। पक्ष विपक्ष या किसी भी नेता उपनेता को आमंत्रित करें प्रश्नोत्तरी के लिए। उपनेता विपक्ष आमंत्रित। हेलो महोदय, राज्य का क्या काम होता है? महोदय, एक नेशन का काम होता है राज्य का? अच्छा, राज्य का काम है कि एक ऐसा समाज बनाना जो हर व्यक्ति के लिए अच्छा, ठीक है। तो क्या राज्य वेलफेयर की तरह काम करते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन की तरह? महोदय, राज्य में काम करते हैं उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति। हाँ, तो वेलफेयर के लिए और काम करते हैं महोदय, ना? उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे की चीज़ों को तभी समझते हैं जब उनके बिहाफ पे वो उन चीज़ों को सोचते हैं। उनके बिहाफ पे? अच्छा जी। राज्य में सरकारें बनती हैं? जी बिल्कुल। जी। सरकार मेजॉरिटी बेसिस पे बन सकती है? जी बिल्कुल। वेलफेयर माइनॉरिटी का भी होता है? महोदय, वेलफेयर माइनॉरिटी का कब होता है? हम उसी वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि आप उस मेजॉरिटी बेसिस पे अगर सरकार बना रहे हैं तो उस मेजॉरिटी में भी बुद्धिजीवी और तार्किक व्यक्ति हो सकते हैं। तार्किक व्यक्ति माइनॉरिटी के लिए लेकिन सुनिए, तार्किक व्यक्ति माइनॉरिटी के लिए तब तक नहीं सोच सकते जब उसी माइनॉरिटी में से कोई लीडर उठ के आगे ना आए। तो क्या गांधी जी हरिजन वर्ग के थे? महोदय, नहीं थे। उन्होंने हरिजन वर्ग के लिए काम किया? महोदय, आप सोच सकती हैं कि जो काम अम्बेडकर ने किया वो उस दर्जे पे गांधी नहीं कर पाए। महोदय, मेरा उत्तर साफ है कि जो काम अम्बेडकर ने स्वयं करा उस वर्ग से होके वो गांधी जी नहीं समझ पाए। हरिजन कह देना काम करना नहीं होता। जी। भारत में विमेन के लिए रिजर्वेशन जी बिल्कुल है। इस कमेटी में रिजर्वेशन लाए थे, क्या उसमें सभी जो थे विमेन के हकदार थे? महोदय, उस कमेटी में वुमेन का जो एक उद्देश्य था या वुमेन के रिप्रेजेंटेटिव थे और वुमेन भी उसमें सुनिए, जो आप जिन रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव भी वुमेन के दायरे पे उन चीजों को समझे तो वो रिजर्वेशन का समर्थन दे पाए। शबरीमला जजमेंट जो हुआ उसमें क्या पुरुष वर्ग था? महोदय, जो पुरुष वर्ग था उसने, मैंने फिर वही बात है और उत्तर भी सेम है कि उन पुरुषों ने महिलाओं के आयामों पे आके चीजों को समझा और एक पुरुषों के अंदर भी महिलाओं की तरह सोचने का गुण था, आप ये मानती हैं? महोदय, यहाँ पर हम इस बात पे कर रहे हैं कि आखिर ऐसे जो वर्ग हैं उनमें क्या बंद के हमें डिबेट करनी चाहिए या नहीं? महिलाओं की तरह सोच सकते हैं? सुनिए, वो पुरुष तभी महिलाओं की तरह सोच सकता है जब उसने कहीं ना कहीं जो हम प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, जो वो एक ऐसा डिबेटर बन के निकला है जिसने इन चीजों को अगर पुरुष महिलाओं की बात के नजरिए से सोच रहे थे उस वक्त तो वहाँ कोई सदन नहीं बांधा गया था कि नारीवादियों का या नारी। महोदय, उन पुरुषों का जो एक इतिहास था या उनका व्यक्तिगत जीवन आप जानते हैं कि वो डिबेटर था या नहीं, ये ना आप जानते और ना मैं जानती। तो बात साफ है कि क्या पता वो एक डिबेटर हो और डिबेटर ने इन वर्गों में सामाजिक पहचानों में रह के उन चीज़ों पे विवेचना की हो, तब जाके उसने महिलाओं के आयामों को समझा और एक फैसला निकला। धन्यवाद। महोदय, आज हम कौन से सदन में हैं? क्या बात विवाद का वक्त आइसोलेशन से आता है? समाज से सामाजिक पहचान से पीड़ित नहीं रहता है, क्या वो वाद विवाद में की प्रतियोगिताओं में भाग लेते ही वो अपनी सारी परिस्थिति छोड़ देता है? महोदय, उसका पीछे एक प्रोसेस है, हम यही तो कह रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि वो सोच पा रहा है अलग नजरिए से। क्या वो ऐसी सदनों में भाग लेकर जब सामाजिक पहचान बनेगी तो यही वो प्रोसेस है जिससे वो अपनी आइडेंटिटी के बाहर मूव कर पाएगा? जरूरी नहीं है। अगर आपकी सामाजिक पहचान हो, तार्किक रूप से पहले नहीं लिखा, अगर आपने इंडिपेंडेंट होकर उसे नहीं पढ़ा, उसे नहीं करना, बिना उस समय में जब आप इंडिपेंडेंट रूप से नहीं देख पाते और सामाजिक पहचान के लिए तार्किक प्रश्न दीदी यार, हाथ टूट जाएगा। खत्म करना पड़ेगा, लेकिन वो स्टीरियोटाइप खत्म नहीं होगा, इसलिए वो तार्किक नहीं है।
क्या हर सामाजिक पहचान में कुछ तार्किक लोग होते हैं? दिला के रहो सबको, दिला के रहो। महोदय, अब आप जी सामाजिक पहचान जब आप दे रहे हैं ना उसका नाम इसका मतलब आप उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खत्म कर दे रहे हैं, तो उसके अंदर की जो तार्किकता होती है वो वहीं पे बायस हो जाती है, तो वो उतना तार्किक नहीं रहता। हर इंडिविजुअल बहुत सारी सोशल आइडेंटिटी कैरी करता है, लेकिन जब आप एक में उसे प्रतिपादित कर देते हैं तब आप उसे बायस करते हैं। किसी एक सोशल आइडेंटिटी को हम एज्यूम करते हैं, क्या अगर वो एक सोशल आइडेंटिटी कैरी करता है और उसी सोशल आइडेंटिटी से संबंधित कोई कुरीति है या कोई कुप्रथा है, तो क्या वो उसको कभी हल करने की कोशिश नहीं करेगा? महोदय, आप यही समझिए कि जब भी आप ऐसा सदन बना देते हैं तो उसमें एक वर्ग ऐसा होगा जो पावर में होगा, जो पावर वाला वर्ग है वो कभी भी विरोध को नहीं आने देता है और वो बायस हो जाएगा उस कुरीति को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि तर्क वितर्क के वाद विवाद के जो लोग हैं जिनके लिए वो तार्किकता होनी चाहिए उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और डिनाई नहीं करेंगे। समूह विशेष का सदन बनाते हैं, तो जब एक किसी समूह विशेष का सदन बनता है तो आप उस समूह विशेष के अंदर एक रैशनल पर्सपेक्टिव उस विषय की विवेचना करेंगे या उस समूह के सबसे ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति के दृष्टिकोण से उस समूह विषय की? महोदय, अब क्या होगा कि इसमें जो एक वर्ग होगा वो उसी ऑर्थोडॉक्सी को जस्टिफाई कर रहा होगा जो कि समाज के लिए गलत है, इसीलिए हम मैरिटल रेप पे कभी डिबेट नहीं करते क्योंकि उसका जो एक पक्ष होगा वो उसी चीज को जस्टिफाई कर रहा होगा जो कि बात एक बात में दो पक्ष होते हैं। अगर एक पक्ष ऑर्थोडॉक्सी के साइड से कर सकता है तो दूसरा पक्ष उसको लेकिन महोदय जब आप वाद विवाद की वक्ता है आप तार्किकता को आप खत्म कर दे रहे हैं और आपकी उस इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिससे आपके समाज में परिवर्तन लाना है, जब लोगों को मार्गदर्शन दिखाना है वो खत्म किया जाएगा। जब आप चाहती हैं कि वाद विवाद में दोनों साइड एक ही आइडिया को एक्सेप्ट कर ले तो आप वाद विवाद क्यों कर रहे हैं? महोदय, आप ये समझिए कि जब आप उसी वाद विवाद को तार्किकता के पैमाने से देखते हैं तब आप कुछ जो तर्क लाएंगे आप कभी उसका विरोध या खंडन कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न आपका। आप जो तर्क लाएंगे वो तार्किकता रैशनैलिटी पे होगा, वो किसी स्टीरियोटाइप को जस्टिफाई नहीं करता। समाज में वॉल ऑफ इग्नोरेंस होता है। ये वॉल ऑफ इग्नोरेंस वॉल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है जो एक व्यक्ति पर्टिकुलर समूह से आता है, अपब्रिंगिंग से आता है, वो दूसरा जो उस कल्चर से पूरा भिन्न है उसकी अपब्रिंगिंग और उसके कल्चरल वैल्यूज को नहीं समझ सकता। मैं आंसर ये लास्ट क्वेश्चन था मैं अब महोदय आप ये समझिए कि जब आप ये कहते हैं कि वॉल ऑफ इग्नोरेंस है वो दूसरे कल्चर को नहीं समझता है और जिस प्रकार से मैंने उदाहरण में बताया कि जो राज्य में लोग कार्य कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है उस तबके से है लेकिन उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। जब आप तार्किकता के साथ सोचते हैं जरूरी नहीं है आप आपका लास्ट क्वेश्चन था महोदय प्रश्न नहीं। जब आप समस्याओं का समाधान देंगे तो समस्या का समाधान आपको तीसरे पर्सपेक्टिव से सोचना होता है क्योंकि समाज को इंक्लूसिव बनाना है, अलगाव की स्थिति नहीं लानी है, तो इसीलिए महोदय वॉल ऑफ इग्नोरेंस हर जगह कार्य नहीं करता है। आपकी जो शिक्षा होती है वो आपको दूसरे पर्सपेक्टिव दिखाती है और उसी वॉल ऑफ इग्नोरेंस को तोड़ देती है।